हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हमारा टॉपिक का नाम है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये मेरा लेक्चर नंबर 15 है ऑन वर्क एनर्जी एंड पावर। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ एनर्जी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी। फर्स्ट वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड सेकेंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी। और हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमें जो एनर्जी मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। और हम लोगों ने उस मैकेनिकल एनर्जी का प्रूफ भी देखा था। एक लॉ हम आपको बताए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कि एनर्जी के कितने फॉर्म्स होते हैं। तो सबसे पहले हम उसके बारे में लिख लेते हैं। हम लोग को जो पढ़ना सिलेबस में, देयर आर 5 forms of energy which are given below। पहला है इंटरनल एनर्जी। पहले हम लोग पांचों एनर्जी का नाम लिख लेंगे, उसके बाद वन बाय वन इसको हम लोग डिटेल्स में इनका डेफिनेशंस को देखेंगे। सेकंड नंबर जो है वो है हीट एनर्जी। थर्ड नंबर केमिकल एनर्जी। फोर्थ नंबर न्यूक्लियर एनर्जी। और फिफ्थ नंबर है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, आप देख रहे हैं 5 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। ध्यान रखेंगे अंतर है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी और टाइप्स ऑफ एनर्जी में। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का मतलब है एनर्जी के कितने रूप हैं, और टाइप्स ऑफ एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी के कितने प्रकार हैं। तो प्रकार हम आपको पढ़ा चुके हैं, 2 प्रकार हैं, लेकिन फॉर्म्स जो है रूप बहुत सारे होते हैं। हमें यहाँ सिलेबस में जो दिया गया है वो इन 5 के बारे में पढ़ना है। अब हम लोग वन बाय वन डिटेल्स लिखते जाएंगे। इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा, हीट एनर्जी उष्मा ऊर्जा, केमिकल एनर्जी रासायनिक ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी नाभिकीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। चलिए इसका डिटेल्स हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला है इंटरनल एनर्जी। जैसा कि नाम से पता चल रहा है आंतरिक ऊर्जा, ऐसी ऊर्जा जो बॉडी के अंदर निहित होती है, अंदर की ऊर्जा। और ये जो इंटरनल एनर्जी है ये बनती है बॉडी के काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को सम करने से। आपको याद होगा कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम आपको बताए हैं कि बॉडी के काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ देने से जो एनर्जी हमें मिलती है वो होती है मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि बॉडी के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनसे बॉडी बनी हुई होती है, उनके काइनेटिक और उनके पोटेंशियल को जब हम लोग ऐड कर देते हैं तो हमें जो एनर्जी मिलती है वो एनर्जी है इंटरनल एनर्जी। समझिए, थोड़ा सा डिफरेंस है। मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा बॉडी के बाहर की एनर्जी काइनेटिक का पोटेंशियल को जोड़ने से, और इंटरनल एनर्जी हो जाएगी बॉडी के अंदर के मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक और पोटेंशियल को ऐड करने से। तो चलिए हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट और बॉडी पॉसेसेस का मतलब होता है रखना, अपने अंदर समाहित करना। इंटरनल एनर्जी ड्यू टू इट्स टेम्परेचर एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। बॉडी के टेम्परेचर और अपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण जो एनर्जी बॉडी पॉसेस करता है, रखता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? एक ऐसा फोर्स जो बॉडी के मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ कर रखने का काम करता है। सपोज दैट अगर हम जानते हैं किसी बॉडी के किसी मतलब वस्तु का 3 स्टेट होता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी सॉलिड है तो सॉलिड क्यों है? क्योंकि उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है और मॉलिक्यूल्स के इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस भी बहुत ही कम होते हैं। इस कारण से बॉडी का एक निश्चित आकार होता है। दूसरा नंबर, जब हम लोग लिक्विड की बात करते हैं तो वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ा कम होता है
और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है। इस कारण से लिक्विड का कोई अपना शेप और साइज नहीं होता है। हम लिक्विड को जिस बर्तन में रखते हैं वो उसी का आकृति ले लेता है। तीसरा, जब हम लोग गैस के बारे में बात करते हैं तो वहां पर हम लोग जानते हैं कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं, आराम से सब जगह मूव कर सकते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही वीक होता है और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। इस कारण से गैस का कोई शेप और साइज नहीं होता, उसके मॉलिक्यूल्स फ्री टू मूव होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया टेम्परेचर के कारण और इंटरमोलिकुलर फोर्स के कारण। वास्तव में हम लिखते हैं इनफैक्ट इंटरनल एनर्जी जो है इज द सम ऑफ, जोड़ना है, जोड़ा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ किसका, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी, मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी। बॉडी के काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का सम होगा कौन, इंटरनल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम कहलाएगा इंटरनल एनर्जी। ठीक, जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जाता है उसका इंटरनल एनर्जी भी बढ़ता जाता है। इसको लिखते हैं हम लोग, एज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीजेस इट्स इंटरनल एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस। जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जाता है उसका इंटरनल एनर्जी भी बढ़ता जाता है। तो ये आपका पहला जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो समाप्त हो गया, जिसका नाम है इंटरनल एनर्जी। अब हम लोग दूसरे की ओर बढ़ेंगे जिसका नाम है हीट, और उसको बोलते हैं हम लोग थर्मल एनर्जी। चलिए इसको मिटा देते हैं हम लोग। दूसरा नंबर है हीट एनर्जी, उष्मा ऊर्जा। हीट का मतलब उष्मा हो गया और उसका एनर्जी का मीनिंग हो गया ऊर्जा। तो हम लोग अब लिख सकते हैं इसमें, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है, ऊर्जा का फॉर्म है। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ऑल्सो नोन एज थर्मल एनर्जी। हीट एक ऊर्जा का फॉर्म, हीट एक ऊर्जा का फॉर्म है, रूप है, जिसका दूसरा नाम है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी हम लोग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आपने नाम सुना होगा थर्मल पावर प्लांट, बोकारो थर्मल पावर प्लांट, पतरातू थर्मल पावर प्लांट। वहां पर क्या होता है, कोयला को जलाकर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट की जाती है। तो वही चीज है यहाँ पर कंसेप्ट हीट एनर्जी। अब हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो कैसे होती है, वो डिसऑर्डरली मोशन के कारण। कोई दो बॉडी जब आपस में रब होती है, इन्हीं दो बॉडी को हम लोग रब करते हैं, इस तरह से अगर रब करेंगे तो हमारे हाथ के हथेली के सरफेस पर हमको हीट एनर्जी का एहसास होगा। तो ये हीट एनर्जी आई कहां से, ये दो वस्तुओं को आपस में रब करने के कारण आई है। हम लोग देखते हैं इसके बारे में। हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डिसऑर्डरली मोशन ऑफ बॉडीज। डिसऑर्डरली का मतलब है रैंडम तरीके से जब हम लोग किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो वहां जो एनर्जी डेवलप होती है उसी को बोला जाता है हीट एनर्जी। ठीक है, तो ये हीट एनर्जी का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने तीसरे नंबर की एनर्जी का, इसका नाम है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी, जैसा कि नाम से आप समझ पा रहे हैं रासायनिक ऊर्जा, तो निश्चित रूप से किसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो एनर्जी उत्पन्न होती है उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल एनर्जी। आप लोगों ने पढ़ा होगा दो तरह की रासायनिक ऊर्जा होती है, एक एंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस उस तरह के रिएक्शंस को बोलते हैं जिसमें दो एलिमेंट मिलते हैं और उनके मिलने के कारण एनर्जी रिलीज होती है, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक एनर्जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी के बारे में लिखते हैं। केमिकल एनर्जी और दूसरे तरीके से कैसे होती है, जब केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो एनर्जी लिबरेट होती है, यानी कि रिलीज होती है। ठीक है, तो हम उसको लिखते हैं केमिकल एनर्जी इज ड्यू टू केमिकल बॉन्डिंग ऑफ द एटम्स। केमिकल एनर्जी इज ड्यू टू केमिकल बॉन्डिंग ऑफ एटम्स। परमाणुओं के केमिकल बॉन्डिंग के कारण जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं केमिकल एनर्जी। केमिकल कंपाउंड ऑफ ए केमिकल कंपाउंड। ठीक है, इस तरह में जो एनर्जी अवेलेबल होती है उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल एनर्जी। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन इज सेड टू बी, ये केमिकल एनर्जी जो होती है केमिकल रिएक्शन में अवेलेबल होती है। दिस केमिकल एनर्जी इज अवेलेबल इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन मैंने आपको बताया दो तरह का सा होता है, एक होता है एक्सोथर्मिक और एक होता है इंडोथर्मिक। तो उसको लिखते हैं हम लोग द केमिकल एनर्जी, द केमिकल रिएक्शन इज सेड टू बी, यानी कि उसको कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, एक्सोथर्मिक, हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। एक्सोथर्मिक व्हेन हीट एनर्जी इज रिलीज, यानी कि हीट एनर्जी बाहर निकलेगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट हम लोग इसमें लिखते हैं दूसरा क्या होगा, दूसरा हो जाएगा ऑन द अदर हैंड एब्जॉर्ब। ऑन द अदर हैंड ए केमिकल रिएक्शन इज सेड टू बी endothermic when heat energy is absorbed। absorbed का मतलब अवशोषित, हीट एनर्जी उसमें समाहित हो जाती है, तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग एंडोथर्मिक। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया केमिकल एनर्जी। हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट, जिसका नाम है न्यूक्लियर एनर्जी, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 4 नंबर, न्यूक्लियर एनर्जी। नाभिकीय ऊर्जा। देखिए, हम लोग पढ़ चुके हैं परमाणु, एटम, और परमाणु का नाभिक यानी उसका न्यूक्लियस। हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस में दो तरह के पार्टिकल्स रहते हैं, पहला प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन्स। दो तरह के पार्टिकल्स परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं, और जो तीसरा पार्टिकल होता है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, वो एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स में, कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। तो अब जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जरूरी होती है, ठीक है, उस पार्टिकल्स को अपने नाभिक में रहने के लिए, उसी एनर्जी को बोला जाता है न्यूक्लियर एनर्जी, यानी कि नाभिकीय ऊर्जा। तो हम लोग लिखेंगे इसमें, हम लोग को पता है इन द न्यूक्लियस, तो लिखते हैं हम लोग इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम, of an atom there are two types of particles present। दो तरह के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं, जिनका नाम है न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। मेनली उसको बोलते हैं मेनली न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। द एनर्जी required by the nucleus to hold these particles is
नोन एज न्यूक्लियर एनर्जी। वो एनर्जी जो हमको न्यूक्लियस को चाहिए क्या करने के लिए, होल्ड करने के लिए, यानी कि पकड़ने के लिए। किनको, इन दोनों पार्टिकल्स को, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। ये न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिशन इन दोनों प्रोसेस में भी रिलीज होती है। लिखेंगे दिस न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑल्सो रिलीज्ड इन द process of nuclear fusion and nuclear fission। या तो न्यूक्लियर फ्यूजन हो या न्यूक्लियर फिजन हो, इन दोनों ही प्रोसेस में जो एनर्जी बाहर निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, अब ये जो हमारा नेक्स्ट है एनर्जी, उसका नाम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट हमारा नाम है, देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस एनर्जी के टाइप को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आज के वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।